यूज किया दैट इज, हाँ, आइडियल फ्यूल में एक टर्म यूज किया दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो देखो कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में थोड़ा अपन डिटेल्स में चर्चा करते हैं कि भैया कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ये एक मेजर है, इट इज अ, it is the measure of calculating efficiency of the fuel, efficiency of the fuel। ठीक है, कोई भी फ्यूल अगर अपने को दिया हुआ है तो उस फ्यूल की एफिशिएंसी को मेजर करने का तरीका होता है कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको डिफाइन कुछ इस तरीके से करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय यूनिट मास ऑफ, सर यूनिट आवाज मास ऑफ, क्या बोलना चाहते हो बेटा? सर आवाज धीरे आ रहा है। आवाज धीरे आ रहा है ऐसा क्या? यस सर। सही आ रहा है, नहीं बताओ धीरे आएगा। आवाज आ रहा है सर, बढ़िया से आ रहा अभी है ठीक है? यस सर। सर, हमेशा से ठीक है। हाँ अभी ठीक है ना? ठीक है, ईयरफोन एक बार चेक कर लीजिए बेटा, आप जिसमें भी यूज कर रहे हो सकता है शायद उसकी वजह से थोड़ी समस्या हो रही हो, तो आप एक बार चेक कर लो। ठीक है, चलो, तो बोलता क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय यूनिट मास ऑफ फ्यूल। अब ये यूनिट मास का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो आपके लेवल में अगर बात की जाए तो इस यूनिट मास का मतलब होता है केजी। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि 1 केजी फ्यूल जितना भी आपके पास एनर्जी रिलीज करेगा वो उस फ्यूल की क्या कहला जाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू कहला जाएगी। जितनी अधिक कैलोरीफिक वैल्यू होगी किसी फ्यूल की, समझ लो वो फ्यूल उतना ही अच्छा होगा, जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वो फ्यूल उतना ही अच्छा चलेगा। डन है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं भैया, इसकी यूनिट पे बात करते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू की जो कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो होती है जूल पर केजी। ठीक है, ये एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है जूल पर केजी। हालांकि बहुत अलग अलग टर्म में भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, देखोगे तो बहुत जगह कैलोरी पर केजी देगा, कैलोरी पर ग्राम दे देगा, जूल पर ग्राम दे देगा, तो अलग अलग तरह और भी अलग अलग यूनिट्स होती हैं, बट जो इसका एसआई यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो होता है जूल पर केजी। सिंपल सा ऐसे समझ लो कि जिस भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है वो फ्यूल उतना ही अच्छा। ठीक है, तो मैं एक लाइन में बोलता हूँ इसको, तो एक लाइन में अपन ऐसे बोल सकते हैं, सिंपल एक लाइन में अगर इसको अपन ऐसे बोले तो अपन बोल सकते हैं हायर द कैलोरीफिक वैल्यू, हायर द कैलोरीफिक वैल्यू बेटर द फ्यूल इज, बेटर द फ्यूल इज। ठीक है, जितना अधिक कैलोरीफिक वैल्यू होगा फ्यूल उतना ही अच्छा कंसिडर किया जाएगा। इतने में किसी को समस्या है भैया जल्दी बता दो, कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या हो, लगता हो कि ये तो जादू हो गया समझ में नहीं आ रहा है? बेटा रिकॉर्डिंग हो रहा है, परेशान ना हो। कोई ऐसा है जिसको इस कैलोरीफिक वैल्यू वाली चीज में समस्या है? बोलो भाई, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल फर्जी सा है। फिर से बोल रहा हूँ कैलोरीफिक वैल्यू, अनीश ध्यान दो, बोलता क्या है समझो। कैलोरीफिक वैल्यू क्या बोलता है, कैलोरीफिक वैल्यू बोलता है कि भैया मैंने क्या किया, कोयला लिया और 1 किलो कोयला को जला दिया, सिंपल ऐसे समझ लो। ठीक है, मान लो मैंने कोल लिया, ठीक है, मैंने कोल लिया, ओके, ये समझ लो ये कोयला है अपने पास, काला तो अपने पास है नहीं ऑप्शन, तो अपन इसको व्हाइट ही बना लेते हैं। ठीक है, ग्रीन बना लेते हैं। 1 किलो कोयला ले लिया मैंने, ठीक है,
और इस 1 किलो, ठीक है, 1 kg। अब ये 1 kg कोल को अगर मैं जलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हीट मिलेगा, ऑब्वियस है, मिलेगा। ठीक है, जो ये हीट मिला, इस हीट को मैंने मेजर किया कि भैया ये कितनी एनर्जी मिली है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी मिली, इस एनर्जी को मैंने मेजर किया। अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड, इस अमाउंट को मेजर किया। ठीक है, और ये जो एनर्जी मिली, जो हीट के फॉर्म में एनर्जी मिली, लाइट के फॉर्म में एनर्जी मिली, इसको मैंने किसमें मेजर किया? जूल्स में मेजर किया, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। हीट और लाइट दोनों ही एनर्जी है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड इज सिंपली नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। अगर मान लो इसने 20, यहाँ इसमें मान लो कि 20 जूल एनर्जी दिया, तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 जूल पर केजी, क्योंकि कितना मास ने दिया था इसका? 20 जूल, तो भैया 1 kg ने दिया था। चलेगा? अभी भी कोई ऐसा जिसको समस्या है? भैया जल्दी बोलो। कोई ऐसा जो कहना चाहता कि नहीं सर अभी भी जादू हो गया, समझ में नहीं आया? अनीश क्लियर है? अनीश बच्चा क्लियर है नहीं है अभी? समीर बोल रहा है फिर से रिपीट करने के लिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। 1 किलो कोई भी फ्यूल ले लिया, लकड़ी ले लो, कोयला ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, कोई भी फ्यूल ले लो, उसको 1 किलो लो, उसको जलाओ, जितनी एनर्जी वो देगा वही कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा उस फ्यूल का। जितना एनर्जी दे देगा। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोयला ले लिया, इसको 1 किलो लिया, इसको जलाया, जैसे जलाया तो जो एनर्जी मिला, इसको मैंने मेजर किया कितनी एनर्जी मिली, किसमें यूनिट क्या रहता है एनर्जी का? जूल। तो जूल में, अब तुमको ये नहीं जानना कि कैसे मेजर करते हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बस मेजर कर लिया। ठीक है, जो एनर्जी वहां मेजर हुआ 1 किलो कोयला को जलाने के बाद, वही कैलोरीफिक वैल्यू कोयले की कहलाएगी। डन है? डन है? अभी भी समस्या है भैया? जल्दी बोलो। मैं बता दे रहा हूँ बेटा, फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, पहले यहां तक बताओ कि डन है या नहीं है? डन है सर। डन है कोई सर। ऐसा है जिसको भैया यहाँ तक समस्या है? जल्दी बता दो, कोई ऐसा है तो, जिसको लगता है कि भैया यहाँ तक तो समस्या होगा, समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो। अब देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हो। फॉर्मूला में थोड़ा सा बता दो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला है, बट ठीक है, बस एक गणित है थोड़ा सा वो। कैलोरीफिक वैल्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मास। ठीक है, अब एक चीज यहां आपको ध्यान देनी होगी, ये एनर्जी ऑब्टेन्ड की यूनिट जूल होगी और मास की यूनिट केजी होगी। ये एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। ग्राम अगर देगा तो कोई गलत नहीं है, बट वो एसआई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, और ऊपर में किलो जूल या कैलोरी दे देगा तो भी गलत नहीं है। तो कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट, कैलोरीफिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भैया जिसकी भी कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है, आप उसकी टोटल एनर्जी उसने कितना दिया अपॉन टोटल मास कितना लिया था, उससे डिवाइड कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं भैया इससे। बोलता क्या है? इफ अ फ्यूल गिव्स जस्ट एक मिनट रुक जाओ, 100 कैलोरी एनर्जी बाय बर्निंग ऑफ 100 ग्राम, कैलकुलेट कैलोरीफिक वैल्यू, वैल्यू इन एसआई यूनिट।
अब देखो ये जो यूनिट मैंने यहाँ यूज किया कैलोरी, ये आपको फूड आइटम्स पे बहुत कॉमनली दिख जाएगा। जब आप कोई चीज खाने वाली चीजें खरीद के लेके आते हो, या फिर जब डाइटिशियन वगैरह डॉक्टर्स वगैरह बोलते हैं तो बोलते हैं यार कि इसकी कैलोरी हाई है, इसकी कैलोरी लो है, ठीक है। और ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है ना, वो वर्ड भी आया है इस कैलोरी से, ठीक है। तो एक एनर्जी की एक यूनिट होती है कैलोरी, जैसे जूल होता है उसी तरह की एक यूनिट होती है कैलोरी। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूँ कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी इक्वल्स टू कितना होता है भैया? 4.2 जूल होता है। चलेगा? तो मुझे फटाफट बताओ कि अगर 100 कैलोरी 100 ग्राम को बर्न करने पे मिल रहा है, तो बताइए उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होगी इन एसआई यूनिट। शुरू हो जाओ, करो सॉल्व इसको फटाफट। समीर वो चीज अभी आपको नहीं पढ़नी, एनर्जी मेजर कैसे करते हैं ये नहीं पढ़नी आपको, ठीक है। स्केल एनर्जी मेजर करने के बस मैं आपको बता देता हूँ, एक इक्विपमेंट यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। उस इक्विपमेंट का नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। वो बॉम्ब कैलोरीमीटर से कैलोरीफिक वैल्यू मेजर की जाती है, ठीक है। करो सॉल्व फटाफट इसको। आसान सा क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो, कोई मेहनत नहीं है इसमें। करो भैया फटाफट। आशुतोष, आशुतोष बेटा यूनिट चेक करो, यूनिट आपका गड़बड़ है। यूनिट 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 बताओ। समीर गड़बड़ है। सैयद गड़बड़ है। यार ऐसे मत करो यार, ये तो गलत बात है, ऐसे करोगे इतने, एकदम बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है यार, ऐसे मत करो। गणित ही तो, थोड़ा सा गणित लगाना है यार, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, थोड़ा सा गणित लगाना है, थोड़ा तो गणित लगाओ यार। जल्दी करो फटाफट। चलो ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दो, ध्यान दो यहाँ पे। देखो मैंने क्या बोला, कैलोरीफिक वैल्यू की, कैलोरीफिक वैल्यू की मैंने फॉर्मूला बताया अभी जस्ट आपको। कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। क्या बोला? तो जो भी आपके पास एनर्जी दिया है कि कितना एनर्जी मिला डिवाइड बाय मास, तो एनर्जी आपको कितना दिया भैया, ध्यान दो यहाँ पे। तो एनर्जी आपको दिख रहा है, ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 100 कैलोरी। 100 कैलोरी और 1 कैलोरी का मतलब होता है 4.2 जूल। अब सोचो कि 1 कैलोरी 4.2 जूल, तो 100 कैलोरी कितना जूल भैया? जूल में कन्वर्ट करो इसको, यूनिटरी मेथड लगा लो भैया। 1 कैलोरी 4.2, तो 100 कैलोरी कितना? तो मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 100 कैलोरी का मतलब क्या हो गया? 4.2 इंटू 100 जूल। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या, फर्स्ट स्टेप में जल्दी बताओ तो। मैंने 100 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर लिया, किसी को समस्या है? जल्दी बोल दो किसी को समस्या है तो। नहीं है? डन है। तो भैया आपने को जूल में, आपने को क्या दिया हुआ था? एनर्जी बाय मास, यही है ना अपने पास फॉर्मूला। तो भैया एनर्जी जूल में कितना आ गया? तो 4.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई मास कितना दिया है? 100 ग्राम दिया। अब देखो भैया, अपने को जो मास चाहिए वो किस में चाहिए, यहाँ ध्यान दो।
तो बड़े बड़े अक्षरों में मैंने बोला है कि यहाँ मास जो अपने को चाहिए, कहाँ गया, हाँ यहाँ जो अपने को मास चाहिए वो किस में चाहिए, केजी में चाहिए। और अपने को मास किस में दिया भैया, ग्राम में दिया। ध्यान दो यहाँ पे मास किस में दिया है, ग्राम में दिया, 100 ग्राम दिया है, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 100 ग्राम कितना केजी होता है भैया, तो अपने को देखो एक चीज पता है कि 1 केजी में तो होता है 1000 ग्राम। तो 100 ग्राम का मतलब कितना केजी हुआ, तो भैया 100 ग्राम का मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से कि भैया 100 ग्राम का मतलब हो गया 0.1 केजी। इसमें किसी को समस्या है, जल्दी बता दो भैया, किसी को इसमें समस्या है तो भाई लोग जल्दी बोलो, कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है। नो प्रॉब्लम। चलो तो भैया डिवाइड कर लो इसको 0.1 से। भैया लोग दोस्तों जरा यहाँ प्यार से देखो, गौर फरमाओ, ये 420 होगा या 4200 होगा, गणित लगा के देखो तो जरा। 4200 होगा या 420 होगा मेरे भाई, 4200 होगा, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केजी। किसी को समस्या है, किसी ने सही आंसर नहीं दिया मेरे भाई, सबने गड़बड़ किया है। 420, अरे भाई 420 कैसे, 0.1 से कौन डिवाइड करेगा, मैं, हाँ बोलो भाई, अभी भी कोई है जिसको जादू हुआ है। ठीक है आगे आते हैं, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। इफ अ फ्यूल हैज, क्या लिख रहा हूं, हैज कैलोरीफिक वैल्यू 2000 joule per kg, then calculate energy released, energy released, क्या लिख रहा हूँ यार, released by burning 5 kg फ्यूल। बोलता क्या है कि एक फ्यूल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 2000 जूल पर केजी, ठीक है, 2000 जूल पर केजी। बोलता है कि अगर ऐसे फ्यूल को मैं 5 किलो फ्यूल को जला दूंगा तो बताओ मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी, फटाफट सॉल्व करो इसको। कितनी एनर्जी मिलेगी अगर 2000 जूल पर केजी अगर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, तो 5 किलो फ्यूल को जलाऊंगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी, शुरू हो जाओ। सैयद सही है, अरे एकदम बच्चा वाला है। समीर सही है, चलो अब की बार तो थोड़ा सही कर रहे हैं, पिछली बार तो रहता पहले। आशुतोष सही है, चलो भैया ध्यान दो यहाँ पे, अपने को पता है, चलो करो करो। स्वाति सही है, आर्य गलत है, ऐसे मत करो यार, ऐसे कॉल करोगे गड़बड़ काम करोगे। चलो भैया ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला, कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था, तो भैया अपने को दिखता है एनर्जी बाई मास, यही है ना, पूरा ही लिख लिया। कैलोरीफिक वैल्यू अपने को कितना दिया, आप देखो अपने को दिख रहा है कि ये भी केजी में है, ये भी केजी में है, तो कोई जीवन का समस्या है नहीं। तो मैं चाहूँ तो लिख लूँ 2000 जूल पर केजी इक्वल्स टू, एनर्जी अपने को कितना दिया है नहीं पता, एनर्जी ही निकालना है, तो एनर्जी की जगह एनर्जी लिख लेते हैं। मास कितना दिया है, तो 5 केजी दिया है। इस 5 केजी को भैया उठा के इधर ले आके मल्टीप्लाई कर दो आप, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे उधर ले आकर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2000 जूल पर केजी इंटू 5 केजी, तो ये केजी केजी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आपके पास एनर्जी कितनी आ गई भैया, एनर्जी आ गया आपके पास 5 into 2 दैट इज 10,000
जूल। ठीक है, चलेगा। कोई ऐसा जिसको यहां तक समस्या, जल्दी बता दो। कोई ऐसा जिसको यहां तक चीजें समझ में ना आई हो, इस क्वेश्चन में समस्या लगता हो? डन है? नो सर। बोलो, कोई समस्या है? नो सर। ठीक है, चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे आते हैं। अब अपन आते हैं, देखो ये कुछ कैलोरीफिक वैल्यू का टेबल है, ठीक है, कि भैया कौन कौन से फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। और ये ध्यान दोगे तो ये कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट यहाँ यूज की गई है, ये यूज की गई है किलो जूल पर केजी। स्टैंडर्ड यूनिट होता है जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी नॉर्मली यूज किया जाता है किलो जूल पर केजी या कैलोरी पर ग्राम। तो ये बहुत कॉमन सी यूनिट है, आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा कि किलो जूल पर केजी जो होता है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सिंपली है किलो जूल पर केजी। तो आपको क्या करना है, जो आपका जूल पर केजी आता है उसको अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो दिस विल बी कन्वर्टेड टू किलो जूल पर केजी। ठीक है, चलो अब आपको पूछा गया भैया देखो इसमें से सबसे बेस्ट फ्यूल आपको कौन सा दिख रहा है। तो अगर आप गौर फरमाइएगा तो हाइड्रोजन आपको सबसे बेस्ट फ्यूल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखो कितनी है, बहुत ज्यादा, 1,50,000 है। ठीक है, 1,50,000 किलो जूल पर केजी। तो हाइड्रोजन को हम एक आइडियल फ्यूल के आइडियल फ्यूल एज अ आइडियल फ्यूल कंसिडर कर सकते थे, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं, क्योंकि आइडियल फ्यूल का एक और भी कंडीशन था कि भैया आइडियल फ्यूल सस्ता होना चाहिए। ठीक है, चीप हो जाए, इजी टू ट्रांसपोर्ट हो जाए, कोई अपने को पॉल्यूटेंट ना दे, सब कुछ ओके है, लेकिन एक और कंडीशन है कि सस्ता होना चाहिए। हाइड्रोजन बहुत महंगा मिलता है। तो चूंकि हाइड्रोजन फ्यूल बहुत महंगा है, इस वजह से हम हाइड्रोजन को आइडियल फ्यूल कंसीडर नहीं करते, जबकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसको आप आइडियली ध्यान रखना बिल्कुल कि भैया जितना अपने पास फ्यूल दिखते हैं उसमें हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अधिक होती है। हाइड्रोजन हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, सी एफ लिखते हैं नॉर्मली, कैलोरीफिक वैल्यू को सी एफ लिखते हैं, सी वी नहीं लिखते हैं, बट ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ पूरा ही, कैलोरीफिक को वैल्यू, बट नॉट आइडियल, याद रखना, बट नॉट आइडियल फ्यूल ड्यू टू हाई प्राइस या एक्सपेंसिव, कुछ भी लिख सकते हो, ड्यू टू लिख दिया तो लिख देते हैं हाई प्राइस। ओके, समीर बोल रहा है कि सर हाइड्रोजन को बर्न करने पे क्या कोई पॉल्यूटेंट मिलता है, क्या पॉल्यूशन होता है? तो भाई हाइड्रोजन को बर्न करने पे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो जब हाइड्रोजन बर्न होता है तो क्या देता है, तो भैया H2+O2 ऑक्सीजन के साथ, बर्निंग का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो भैया ये दे देता है H2O। ठीक है, बैलेंस करके लिखोगे तो यहाँ 2 लगा लो, यहाँ पे 2 लगा लो। ठीक है, तो चूंकि ये हाइड्रोजन एज अ फ्यूल जब यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबशन होता है तो वाटर देता है, और इसके कारण कोई पॉल्यूशन नहीं हो सकता, पॉल्यूशन नहीं हो सकता। वाटर क्या पॉल्यूशन करेगा यार, वाटर की तो कमी है अपने पास, वाटर का भी पॉल्यूशन कहाँ से करने लगा। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन जो है वो, इसलिए मैंने बोला कि हाइड्रोजन आइडियल फ्यूल बन जाता है, लेकिन इतना महंगा है कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसा फ्यूल यूज कर लें। अच्छा, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होता कहाँ है, कहीं यूज होता है क्या? रॉकेट 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 में, एग्जैक्टली हाइड्रोजन कहाँ यूज किया जाता है, रॉकेट में यूज किया जाता है। ठीक द है, मिसाइल। अरे रुक जा, मिसाइल में, रॉकेट में, अरे देखो जितनी चीजें ऐसी है ना, या फिर मतलब कभी ऐसा हुआ कि स्पेसक्राफ्ट वगैरह जो होती हैं, उन लोगों में मेनली हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। जिनको बहुत हाई हाइट पे जाना होता है, जिनको बहुत ऊपर जाना होता है, उनके लिए मेनली, और जिनके पास फ्यूल कैरी करने के लिए स्पेस बहुत कम होता है, बहुत कम जगह है और बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उस केस में हम इसको हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, तो रॉकेट्स वगैरह में मेनली ये फ्यूल यूज होता है। तो कार में क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? कार, बेटा जितनी कार आती है उससे डबल का हाइड्रोजन आ जाएगा, यूज कर ले। 7 लाख की स्विफ्ट आएगी, उसमें हाइड्रोजन डलाने जाओगे, 2 बार हाइड्रोजन उसके टैंक में डलाओगे, बस जितने का कार खरीदा था उतने का तो आपका काम हो गया।
ठीक है। ठीक है, रॉकेट्स, स्पेसक्राफ्ट, ये सब जो होते हैं इनमें अपन मेनली यूज करते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, और सबका पता है भैया वुड कहाँ यूज होता है, खाना बनाने में। ठीक है, यूज नॉर्मली करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे वुड के यूज हैं वो आपको पता है। ठीक है, काउडंग का कहाँ यूज है, अपन छपरा वाले लोग हैं, अपन लिट्टी बनाते हैं काउडंग पे। ठीक है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया उसके लिए वर्ड केक क्यों यूज किया जाता है। केक सुन के यार बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है, लेकिन आगे में काउडंग पता नहीं फिर क्यों लिखा जाता है। ठीक है, बट ठीक है, अब कोई बात नहीं। तो गोईठा होता है, ठीक है, उसको अपन यूज करते हैं लिट्टी बनाने के लिए। पेट्रोल कहाँ यूज होता है भैया, तो पेट्रोल यूज होता है आपके व्हीकल्स में, बाइक में, छोटी व्हीकल्स जो होती हैं नॉर्मली उनमें पेट्रोल यूज होता है। जो बड़ी व्हीकल्स होती हैं उनमें क्या यूज होता है, डीजल यूज होता है। ठीक है, ओके। केरोसिन आपको पता है मिट्टी का तेल पहले जमाने में बहुत ज्यादा यूज होता था, जब इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली आप तो शायद उतना फेस नहीं किए होंगे। हम जब छोटे थे तो हमारे घरों में यार मिट्टी के तेल का वो दिया जलता था, डिबरी और लालटेन और वो लैंप जला करता था। ठीक है, अब तो ठीक है, फिर भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत रहने लगी है। बोला आशुतोष। दिवाली के दिन जलता है उसी से। यार दिवाली के दिन हाँ आजकल तो जलाए जाते हैं, मतलब मिट्टी का तेल का। नॉर्मली दिवाली के दिन यार पहले घी जलता था। ठीक है, बट हाँ अब डिबरी वगैरह भी कहीं कहीं मैंने देखा है कि जलता है। मतलब मैंने, हम जब छोटे थे तो बहुत कम ही देखा यार। हमारे टाइम में मिट्टी के इतने बड़े बड़े, मतलब जहाँ मतलब मैं बक्सर से बिलोंग करता हूँ, तो मिट्टी के इतने बड़े बड़े थोड़े दिए टाइप के होते थे, उसमें घी डाल के जलाया जाता था। अब तो यार दिवाली के दिन भी मोमबत्ती जलता है यार, वो भी कहाँ जलता है, मोमबत्ती लोग जलाने लगे। और वो मोमबत्ती भी छोड़ो, अब तो दिवाली के दिन बस वो चाइनीज लाइट लगा लेते हैं, बोलते हैं बस हो गया काम खत्म। तो मतलब अब तो सीन ही बिल्कुल अलग है दिवाली का। ठीक है, पहले होता था ये चीजें। पेट्रोल आपको व्हीकल्स में यूज होता है, छोटे व्हीकल्स में, जैसे बाइक हुई या छोटी कार्स हुई उनमें। नॉर्मली बड़े व्हीकल्स जो होते हैं वो पेट्रोल पे नहीं चलते, जैसे ट्रक वगैरह जो हुआ वो डीजल पे चलते हैं। ठीक है, डीजल पे वो चलता है, डीजल का बता दिया। मीथेन, मीथेन को क्या बोलते हैं भैया, नेचुरल गैस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। मीथेन का एक कॉमन नेम है, दैट इज नेचुरल गैस। कहाँ यूज होता है? बेटा इसका यूज होता है नॉर्मली इंडस्ट्रीज में। ठीक है, नेचुरल गैस। ठीक है, इसका यूज नॉर्मली इंडस्ट्री में ही यूज होता है। ठीक है, हालांकि जो सीएनजी है, सीएनजी जो है वो सीएनजी क्या होता है ना, प्योर मिथेन नहीं होता। मिथेन में कुछ और भी चीजें, प्रोपेन एंड हेक्सेन को मिला के बनाया जाता है। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि सीएनजी में जो मैक्सिमम कंपोनेंट होता है वो मिथेन होता है, नेचुरल गैस का होता है। बट हाँ ध्यान रखना कि प्योर नेचुरल गैस वो नहीं होता, मिक्सचर होता है। नॉर्मली लोग बोल देते हैं सीएनजी को नेचुरल गैस। ठीक है, उसका फुल फॉर्म भी होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है दैट इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। मिथेन होता है, और लेकिन साथ में मिथेन के और भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उसमें। ठीक है, सीएनजी आपको पता है कार्स में भी होता है। दिल्ली वगैरह में अगर आप चले जाओगे, अपने बिहार में तो नहीं, बट दिल्ली या फिर मेट्रो सिटीज में जाओगे तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट है कि जो ऑटो रिक्शा वगैरह जो भी होते हैं, या मतलब लोकल जो लोग भी होते हैं, जो कॉमन पीपल जो होते हैं, जो मैंगो पीपल होते हैं, वो मैंगो पीपल भी वहाँ पे कार्स में सीएनजी वाले यूज करते हैं, क्योंकि सीएनजी सस्ता पड़ता है। आइडियल फ्यूल कैटेगरी में थोड़ा सा वो मैच करता है। मतलब सीएनजी की जो प्रॉपर्टी है ना वो बहुत हद तक आइडियल जैसी हो जाती है, बहुत हद तक। सस्ता है, पॉल्यूशन कम करता है, इजी टू कैरी है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो इसलिए लगभग लगभग वो थोड़ा आइडियल के पास पहुंचता है। एलपीजी अपने घरों में यूज होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका जो मेन कंपोनेंट होता है एलपीजी का, उसको बोलते हैं ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन, एलपीजी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है ब्यूटेन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C4H10। मिथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसका फॉर्मूला होता है CH4। और ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। दिस इज ब्यूटेन। अच्छा एक बात बताओ, याद आ गया यार, मतलब टॉपिक से थोड़ा हटके बट ऐसे पूछ रहा हूँ। एलपीजी जब लीक होती है तो उसमें स्मेल आता है, वो स्मेल क्यों आता है? एलपीजी जब लीक होती है तो उसमें स्मेल आता है, वो सोंधा सोंधा सा स्मेल आता है, वो अलग बात है, वो खतरनाक होता है। वो क्यों आता है, क्या स्मेल वो ब्यूटेन गैस की वजह से आता है या कुछ और होता है उसमें? देखो, एलपीजी जो गैस है ना उसमें कोई स्मेल नहीं होता।
एलपीजी जो आप जलाने के जो काम आता है, एक्चुअल में जो अपने काम की जो चीज है ना, ब्यूटेन गैस, उसमें कोई भी स्मेल नहीं होता। मतलब एक्चुअल में अगर आपको एलपीजी दे दी जाए, नहीं बेटा वो ऑक्सीजन से रिएक्शन के साथ नहीं होता, रिएक्शन कारण नहीं होता। अगर आपको प्योर एलपीजी कभी दे दिया जाए ना, जिसमें कोई मिलावट नहीं होगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो कब लीक हो गया, और आपके स्मेल नहीं आएगा, और एक ही बार वो ब्रूम हो जाएगा। ठीक है, तो एलपीजी में कोई स्मेल नहीं होता। एलपीजी में एक कंपोनेंट, एक केमिकल है, उसको मिक्स किया जाता है, जिसका नाम है मरकैप्टन। मरकैप्टन एक कंपोनेंट है, एक केमिकल है, उसको मिक्स किया जाता है मरकैप्टन को, और वो मरकैप्टन जो है उसके वजह से स्मेल आता है। तो कहीं भी एलपीजी जब लीक होती है तो उसके साथ मरकैप्टन जो होता है मिक्स्ड होता है, तो मरकैप्टन का स्मेल हम आसानी से आइडेंटिफाई करते हैं। जो एलपीजी का स्मेल समझते हैं वो एक्चुअल में एलपीजी का स्मेल होता नहीं। ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि मतलब इस तरह से स्टेटमेंट था कि द स्मेल विच वी फील इज स्मेल ऑफ एलपीजी और समथिंग एल्स, ऐसे कुछ करके उसका, मैं एग्जैक्टली मुझे स्टेटमेंट वो नहीं याद है, ट्रू फॉल्स करके था वो। ठीक है, तो भैया याद रखना कि जो स्मेल अपने को आता है वो एक्चुअल में एलपीजी का नहीं होता, वो उसमें एक कंपोनेंट यूज किया था मरकैप्टन, उस मरकैप्टन वाली चीज का होता है। ठीक है, चलो बायोगैस उसके बाद हो गया अपने पास बायोगैस। बायोगैस भी कैसे बनता है भैया, तो यही काउडंक वाली चीज है, काउडंक हुआ, और जितने भी ये अपने पास मतलब वेस्ट, जो हाउस होल्ड वेस्ट भी जो निकलते हैं, छिलका वगैरह जो निकलता है, मरकैप्टन ऐसे उसका नाम होता है। हालांकि ये भी नाम पूरा नहीं है, उसका नाम पूरा होता है इथाइल मरकैप्टो इथेन। ठीक है, उससे मतलब नहीं है अपने को, ऐसे उसको शॉर्ट में बोलते हैं मरकैप्टन, CAPTAN। ठीक है, ओके, कैप्टन मर गया ऐसा नहीं है। ठीक है, बायोगैस अपने को पता है कि भैया बायो, वो अपने को ये जितने भी बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, मतलब घर से जो छिलका वगैरह या जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको फिर डिकम्पोज कराया जाता है और वहां से निकाला जाता है बायोगैस। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक फ्यूल चार्ट है, और उसके साथ आपको दिया हुआ कैलोरीफिक वैल्यू, किसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, चलो सिलेंडर में तो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग स्टोव ऑन करते हैं वो गैसियस फॉर्म में क्यों हो जाता है? अच्छा, आप ये पूछना चाहते हो कि सर लिक्विड होता है लेकिन जैसे ऑन करते हो गैस क्यों बन जाता है, ऐसा पूछना चाहते हो? ठीक है, यस। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों बन जाता है। अब चलो 1 मिनट में थोड़ा सा इसके आगे का टॉपिक कवर कर दूं, वरना मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए टाइम खत्म। चलो ठीक है, मैं बता ही देता हूँ पहले, फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, टाइम बहुत है यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो होता क्या है, चलो इसके पूरे मैकेनिज्म को मैं समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये, कि सर हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ये मेरे मन में भी रहता था यार, मतलब कि यार ऐसा क्या होता है कि यार सिलेंडर को जो हम लेके आते हैं वो तो भैया रहता है लिक्विड उसके अंदर में। ठीक है, उसको हिलाते हैं तो ऐसे लिक्विड जैसा आवाज भी करता है। ठीक है, लेकिन भाई साहब जब उसको हम थोड़ा सा मतलब, जब उसको रिलीज करते हैं, जब उसमें अपने को जब आता है अपने को, जब स्टोव में जलने आता है, तो भैया वो तो गैसियस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ये गोला वाला पोर्शन मान लेना, और यहाँ पे अपने पास ये नॉब है। ठीक है, और नीचे में कुछ डिजाइन बने होते हैं ऐसे करके, और यहाँ बोलते हैं कि भैया ये इंडियन ऑयल वाला है, तो ये इसका है, ये डिजाइन से अपने को पता चलता है कि कौन सा वाला है। ठीक है, चलो ध्यान दो, होता क्या है कि एक चीज समझो, कोई भी गैस है, कोई भी गैस, अगर गैस को आप हाई प्रेशर पे बहुत ज्यादा प्रेशर दोगे, गैस को अगर आप गैस के ऊपर बहुत अधिक प्रेशर को अप्लाई करोगे, तो ये गैस क्या होगा, हाई प्रेशर जब अप्लाई करोगे इसके ऊपर, तो ये गैस क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। जैसे इसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करोगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। तो होता क्या है एलपीजी के साथ, कि एलपीजी जब गैस फॉर्म में निकलता है वो गैसियस फॉर्म में है, जब हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, आगे पढ़ोगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से वो गैसियस फॉर्म में निकलता है, फिर उसको क्या कर दिया जाता है ना, कंप्रेसर में, ये हाई प्रेशर कैसे देते हैं, तो कंप्रेसर का यूज किया जाता है। मतलब आपने ये क्वेश्चन एक पूछ दिया मैकेनिकल इंजीनियर से भी, और केमिस्ट्री का तो टीचर खैर जो है सो है ही है। ठीक है, तो कंप्रेसर का यूज किया जाता है, और कंप्रेसर क्या करता है कि उस गैस को ना लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि गैस सीधे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। पहले उस गैस को क्या किया जाता है ना, लो टेम्परेचर पे लेके जाया जाता है, फिर कंप्रेस किया जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है।
मतलब ये मोटा मोटी मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो लिक्विड है इसको भर दिया जाता है इस सिलेंडर के अंदर में, ठीक है। लिक्विड को इसके अंदर में, सिलेंडर के अंदर में भर दिया जाता है। जैसे ही आप इस नॉब को खोलते हो, मान लो यहाँ से लेके गए हो, मान लो इसकी कनेक्टिविटी आप कहीं लेके गए यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही आपके पास ये जो स्टोव है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आया तो देखा क्या जाता है, अगर आप ध्यान दिए होगे तो जो स्टोव का जो पाइप होता है, ध्यान देना, जो जो बर्नर होता है ना, बर्नर के जस्ट बगल का जो पाइप होता है, जो बर्नर के नीचे, उसमें दो बगल में छेद किए होते हैं। मैं छोटा था तो सोचता था कि यार इस छेद से ये एलपीजी निकल क्यों नहीं जाती है। जहां पे बर्नर है ना, जो चूल्हा है ना, चूल्हे को जस्ट ऐसे पलट के देखो, जहां बर्नर के पास जो पाइप आती है ना, उस पाइप में नीचे में देखो तो बगल अगल बगल में दो छेद किए होते हैं, और वो फिर जाके आगे में ना बर्नर में गैस जाती है। तो मैं छोटा था तो ये हमेशा सोचता था कि यार ये जो पाइप आती है, ये यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे ऐसे गोला सा होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे गोला सा होता है, और ये ऊपर में बर्नर होता है, ठीक है, ये बर्नर होता है। किसने ध्यान दिया है बगल में ये छोटा, जो छोटा सा छेद होता है, किसी ने ध्यान दिया कभी इस चीज को? ये ऊपर में बर्नर होता है ना, और यहाँ पे अगल बगल में दो छोटे छोटे छेद होते हैं, एक इस साइड और एक उस साइड में, और आपकी एलपीजी इस रास्ते आ रही होती है। कभी ध्यान दिए हो? ठीक है, गुड समीर। तो ये जो जो छेद होता है ना, वो छेद करता क्या है, उस छेद का दो काम है। पहला काम तो क्या है कि भैया वो ऑक्सीजन का सप्लाई देगा, जो कि एलपीजी में जाके मिक्स होगा, और जैसे वो एलपीजी में मिक्स होगा ना भाई, तो बाहर का जो प्रेशर है वो एलपीजी बाहर के प्रेशर में आ गई, और जैसे ही वो बाहर के प्रेशर में आ गई तो एलपीजी का नेचर है, जो वहां पे ब्यूटेन गैस है, उस ब्यूटेन गैस का नेचर है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन में वो गैसियस फॉर्म में रहेगी, जब तक कि उसको कंप्रेस करके, मतलब ऐसे समझ लो ना कि उसको जकड़ के उसको रस्सी में बांध के रखे हो, तब तक तो लिक्विड ठीक है, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में छोड़ोगे, वो अपने को वापस पुराने गैस में, पुराने फॉर्म में आ जाएगी। पुराने फॉर्म मतलब गैसियस फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि बाहर का जो प्रेशर है वो अंदर के प्रेशर से कम है। तो बाहर में आते ही वो अपने पास वापस फॉर्म में आ जाती है, दैट इज गैसियस फॉर्म। तो इसीलिए भैया सिलेंडर के अंदर में जो कहानी होती है वो लिक्विड होती है, लेकिन सिलेंडर के बाहर कैसी होती है, गैस होती है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर के अंदर में प्रेशर हाई होता है, इसलिए वो लिक्विड में रह जाता है, लेकिन सिलेंडर के बाहर निकलते ही वो कैसा प्रेशर हो जाता है, लो हो जाता है, और फिर वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। Has water vapor compressed to form liquid or rain? हाँ समीर कह सकते हो, जैसे वाटर वेपर जो होता है उसको भी अगर आप कंप्रेस करोगे, लेकिन कंप्रेस से सिर्फ नहीं होता, उसका टेम्परेचर भी लो करना पड़ता है। जब रेन होता है तो एक बात ध्यान रखो कि वेपर सिर्फ कंप्रेस नहीं होता, उसको कूल डाउन भी किया जाता है। ऊपर जैसे आता है तो ऊपर में टेम्परेचर चूंकि बहुत कम है और प्रेशर भी बहुत कम है, सॉरी प्रेशर, वहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, तो उस टेम्परेचर कम होने की वजह से वो जो आपके गैस है, जो वेपर, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। खाना पकाते वक्त भी ऐसा होता है, वेपर ऊपर में कलेक्ट होता है, चूल्हा बंद कर दो, गैस स्टोव जैसे बंद करते हो तो अपने को दिखता है थोड़ी देर बाद में वो ड्रॉपलेट्स बन गए। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर को भी लो करोगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, प्रेशर को हाई करोगे तो भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही रीजन है जिस वजह से अपने पास गैस जो होती है वो लिक्विड में होती है, एलपीजी, लेकिन बाहर निकल के वो गैसियस बन जाती है। चलेगा? बिल्कुल, जब आप हाइड्रोजन को बर्न करते हो तो ऑक्सीजन मिलता है, सॉरी वाटर मिलता है, लेकिन वो वाटर जो मिलता है वो गैसियस फॉर्म में मिलता है, ध्यान रखना, वेपर फॉर्म में मिलता है वो। प्रोपेन, सैयद प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है पहले आप ये बताओ, फिर मैं बताऊंगा प्रोपेन क्या होता है। आशुतोष बोल रहा है मैकेनिकल इंजीनियर में कुछ बनाया हो क्या? यार मैं कभी दिखाऊंगा, कुछ तो बनाया था मैंने, किसी टाइम में कभी दिखाऊंगा। हम बताइए। यार अभी पॉसिबल नहीं, अभी मुझे ढूंढ के निकालना पड़ेगा वो वीडियो। एक छोटा सा वीडियो है, मतलब 10-15 सेकंड का वीडियो होगा मोस्ट प्रॉब्ली, दिखाऊंगा कभी, जो हमने बनाया था प्रोजेक्ट में। सर कहाँ हाँ, से किए थे? एनआईटी पटना, पता है? ठीक है, बीटेक फ्रॉम एनआईटी पटना इन 2016, मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, चलो ठीक है। सर परफ्यूम है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल सलोनी, परफ्यूम के पास भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कुछ परफ्यूम्स पे आप देखोगे तो लिखा होता है उसके ऊपर कि हाई प्रेशराइज्ड लिक्विड, कुछ के ऊपर लिखा होता है, पहले लिखा होता था, अब पे तो नहीं लिखा होता है, पहले पे लिखा होता था, या फिर ऐसे लिखा हुआ होता था कि
पैक्ड अंडर हाई प्रेशर, ऐसे करके लिखा होता था। आपके परफ्यूम से तो मुझे नहीं लगता कि लिखा हुआ आता है, ठीक है। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि अंदर में जब तक वो होता है वो गैस लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन उसके साथ एक चीज है, परफ्यूम जब कंटेनर से बाहर निकलता है उस समय भी वो लिक्विड ही रहता है, वो गैस नहीं होता, होता लिक्विड ही है, लेकिन जैसे निकलने के थोड़े देर बाद वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि परफ्यूम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। तो बाहर के टेम्परेचर में ना वो आसानी से बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है और आसानी से वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। जैसे परफ्यूम अपने बॉडी पे आता है ना तो लिक्विड ही आता है, ऐसे ट्राई करते हो तो लिक्विड आता है ना, लेकिन थोड़ी देर में वो वेपराइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है ना उतने देर में वो जो टेम्परेचर वो एनफ है उसको वेपराइज करने के लिए, तो आसानी से वेपराइज हो जाता है। इसलिए परफ्यूम जो होता है वो अपने को दिखता अंदर में लिक्विड होता है, बाहर भी आता है लिक्विड है, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं अपन। ठीक है, पॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं, पॉल्यूशन के साथ अपन सभा भी समाप्त करेंगे इस चैप्टर का। चलो, सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ फ्यूल बर्निंग। ठीक है, देखो भैया, अब बहुत सारे फ्यूल्स को जब आप जलाते हैं ना तो उसमें सबसे पहली चीज जो सबसे खराबी है वो है कि बहुत सारे फ्यूल्स जो होते हैं वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल देते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। अब ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल क्या करते हैं, ये अपने को बहुत सारे बीमारियां करा सकते हैं। ठीक है, लंग्स डिजीजेस। ठीक है, देखो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, जैसे आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। देखे होगे कि पुराने वाले जो ऑटो होते थे ना, अभी भी कहीं कहीं शहर में चलते हुए दिख जाते हैं, जो भुड़ 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 करके चलते हैं, बहुत सारा धुआं दे रहे होते हैं यार, उनमें बहुत सारे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल और CO2 सब निकलता है। तो वहां जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, अगर तुम क्या करो ना कि उसके ऊपर थोड़ी देर हाथ रख दो, या फिर जहां धुआं निकलता है ना, कहीं जहां पे धुआं निकला है ना वहां पे थोड़ी देर बाद देखो तो ब्लैक 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 हो जाएगा। ठीक है, वो जो ब्लैक ब्लैक चीज होती है ना, दैट इज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। जो केरोसिन को भी जलाते हैं, मिट्टी के तेल को भी जलाते हैं, तो उसके नीचे में भी देखोगे ना, जहाँ पे जलाते हैं उसके अगल बगल में, जब खासकर मान लो लैल्टेन वगैरह जलाते थे तो वहां उसको साफ करना पड़ता था उसके ग्लास को। क्यों? क्योंकि वहां पे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल वहां पे कलेक्ट हो जाते थे। तो ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है ना, ये बहुत नुकसान देते हैं। अगर इसको आपने इनहेल कर लिया तो भैया बहुत बीमारी का घर है ये। ठीक है, तो एक तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल रिलीज होता है, ठीक है, जो कि अपने को लंग्स डिजीज करा सकता है, हार्मफुल। मतलब क्या हो, जो जला ही नहीं है, सिंपल सा, जो जला ही नहीं है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, रिलीज ऑफ, अब देखो, चलो मान लो नहीं जला, कोई दिक्कत नहीं है, रिलीज ऑफ CO। अब देखो, थोड़ा सा जला, अब ये बड़ा समस्या कि थोड़ा जला, मतलब CO2 बनने के बजाय ये क्या बन गया, CO बन गया। CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड। इनहेल मतलब सांस लेना, ठीक है, लेना, इनहेल बोलते हैं ना, इनहेल कर लेना। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, भाई आप देखो इसके साथ और भी बड़ा समस्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर आपने सांस ले लिया तो ये क्या होता है ना कि जाके आपके ब्लड के साथ ये कंबाइन हो जाता है, और ये इतना खतरनाक है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के साथ कंबाइन हो गया तो ऑक्सीजन को कंबाइन ही नहीं होने देगा। वो हेमोग्लोबिन के साथ जाता है, बॉन्ड बना लेता है इस तरीके से कि वो फर्दर ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक देता है, ऑक्सीजन आपके बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के हेमोग्लोबिन में ऐसे जाके चिपक जाता है, और जिस वजह से अब ऑक्सीजन की सप्लाई आपके बॉडी में नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, पता है सबको। ठीक है, तो वही कहानी है भैया कि रिलीज ऑफ CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड causes severe problem
severe problem, even death due to disturbing supply of oxygen to body by combining with combining with हेमोग्लोबिन या ब्लड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। होता क्या है कि भाई साहब जो ये सीओ भाई साहब है, ये सीओ भाई साहब क्या करते हैं कि सीओ भाई साहब जाते हैं अपने खून में, क्या करते हैं, खून के साथ कंबाइन जाते हैं और ये ऑक्सीजन के सप्लाई को ही होने नहीं देते। इसके कारण खास करके विंटर सीजन में बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि भैया विंटर में अगर आप अंगीठी जला रहे हो, आग जला रहे हो, तो कृपया करके दरवाजे खोल के रखें, खिड़कियां खोल के रखें। अगर आपने आग जलाई है खास करके कोयले की, अगर आप आग जला के घर में सो गए, खिड़की दरवाजे बंद है, तो समझ लो मामला डन होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस बात के लिए ध्यान रखिए हमेशा कि कभी भी अगर गर्म ठंडी के दिनों में अगर आग जलती है तो बी केयरफुल कि विंडोज ओपन रहें, ठीक है। ऑलवेज keep windows open during burning fuel inside। फ्यूल का मतलब क्या हुआ भैया? तो फ्यूल का मतलब हुआ कोल या वुड, आप कुछ भी जला रहे हो, कोल या वुड अगर आप जला रहे हो तो भैया कृपया ध्यान देके हमेशा खिड़कियां खुले रखें, वरना आपके जीवन में समस्या हो सकती है। चलेगा, ठीक है। कोई ऐसा भैया जिसको इसमें समस्या है? कुछ चीज इसमें समझने वाली थी नहीं? किससे बाता है? क्या समीर लिखा है? कार्बन मोनोऑक्साइड किससे बनता है, ऐसा बोलना चाहते हो? कार्बन और ऑक्सीजन मेरे भाई, कार्बन और ऑक्सीजन, ये देखना भाई, दो वर्ड इस पे ध्यान दो, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, तीसरी खतरनाक चीज, रिलीज ऑफ CO2। अब भैया रिलीज ऑफ CO2 से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है भैया? अब इसके बारे में बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा, बस सिंपल से समझ लो, हीटिंग अप ऑफ अर्थ, ठीक है। देखो थोड़ा बता देता हूं, ऐसे होता क्या है कि CO2 जो रिलीज होता है ना, वो क्या होता है ना, इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाता है। अब जैसे सनलाइट आती है ना, तो यार सनलाइट की एक प्रॉपर्टी क्या है कि दिन में सनलाइट जो आई वो उसको क्या कर दिया, अर्थ सरफेस ने एब्जॉर्व कर लिया। लेकिन रात को क्या करता है ना, उसका प्रॉपर्टी होता है कि वो रिलीज कर दे। लेकिन चूंकि CO2 जो है ना वो ग्रीन हाउस गैस है, वो क्या होता है ना कि CO2 जो है वो हीट को रिलीज ही नहीं होने देता, और चूंकि वो रिलीज नहीं होने देता, इस वजह से वो हीट जो है वो ट्रैप्ड ही रह जाती है या कम रिलीज होती है, और जिस वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है। तो अर्थ का हीटिंग अप होते जा रहा है, हीटिंग अप ऑफ होते जा रहा है। सुनते हो ग्लेशियर्स पिघल गए, टेम्परेचर अपने पास जो ईयरली जो एवरेज टेम्परेचर था वो बढ़ गया, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। सिंपल रीजन उसका क्या है? रिलीज ऑफ CO2। चलेगा? इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। मतलब अर्थ का गर्म हो जाना, अर्थ का हीटअप हो जाना इज सिंपली ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट इज रिलीज ऑफ gases like NO2, SO2 एक्सेट्रा। बता रहा हूं समीर, causes
एसिड रेन, ठीक है। अब इस एसिड रेन से क्या होता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ इसको, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ। क्रॉप्स एंड एनिमल्स गेट स्किन प्रॉब्लम और क्रॉप डैमेज, ठीक है। तो देखो भैया, एसिड रेन की वजह से क्या होता है, क्रॉप डैमेज होता है, स्किन प्रॉब्लम होता है। इस एसिड रेन की वजह से एक और भी समस्या होती है कि अपना ताजमहल पीला हो जाता है, ठीक है। तो भैया एक सिलेंडर में कौन सा गैस होता है, भैया सिलेंडर में आपका कौन सा गैस होता है, ब्यूटेन होता है मेरे भाई। आदित्य कुमार सिंह बोला तो उस समय, एलपीजी कौन सा गैस होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक है। तो देखो होता क्या कि बहुत सारे गैसेस जैसे बर्न किया जाता है फ्यूल को, तो ऐसा नहीं है कार्बन ही होता है उसमें, बहुत सारी चीजें होती है, नाइट्रोजन सल्फर ये भी होता है उस फ्यूल में। तो जब उनको जलाते हैं अपन, तो होता क्या है कि उससे बहुत सारे गैसेज, फर्जी गैसेज भी निकलती हैं, जो गैसेज अपने को बहुत नुकसान देती है। जैसे NO2 SO2 ये एटमोस्फियर में जाती हैं, वहां से वाटर के साथ रिएक्ट करके ये एसिड बना लेती हैं, और ये एसिड बनने के बाद वो एसिड रेन के फॉर्म में गिरता है जमीन पे। और जब एसिड रेन होता है तो भैया क्या होता है, प्लांट्स डैमेज होते हैं, क्रॉप्स डैमेज होता है, अगर किसी एनिमल पे, हमारे शरीर पे गिरेगा तो हमारे स्किन को डैमेज कर देगा। इस तरह के बहुत सारे अपने को समस्याएं दे सकता है। तो इस वजह से अपने लिए भैया ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये जो गैसेज है NO2 SO2 ये सारे गैसेज भी अपने लिए बहुत खतरनाक हैं। मॉन्यूमेंट्स को डैमेज करता है, ताजमहल पीला होते जा रहा है। ताजमहल क्यों पीला हो रहा है भैया, वो रीजन क्या है, एसिड रेन, ठीक है। सर मार्बल कैंसर क्या होता है? फिर से बोलो। मार्बल कैंसर। मार्बल कैंसर, यस सर। मार्बल कैंसर क्या चीज है, येलोइंग ऑफ, अच्छा ये तो इसको, अरे वो टर्म कुछ अलग नहीं है, येलोइंग ऑफ मार्बल है यार। एसिड रेन होने की वजह से भैया मार्बल येलो हो रहा है, उसी को बोलते हैं, और क्या। डैमेज ऑफ ताज, हाँ बिल्कुल, सॉइल फर्टिलिटी इफेक्ट होती है बेटा, सही बात है। सॉइल फर्टिलिटी इफेक्ट होती है, आपके क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स को बहुत समस्याएं होती है, आपका जो वाटर बॉडी होता है, मतलब जो आपके पास पॉन्ड्स लेक्स जो होती हैं, उनका वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। बहुत सारी चीजें जो आप लिख सकते हो, तो खुद से सोच के लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा है क्या, कौन सबको लिखवाना है, ऐसा है। नो सर। असल, हाँ तो ये तो आप खुद से सोच के लिख सकते हो कि एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन में कौन सी एसिड होती है, तो ध्यान रखना, वो मेन जो दो एसिड्स होते हैं उसमें, दैट इज नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड, ये दो मेन एसिड्स होते हैं उसमें, ठीक है, नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, चलेगा। तो ये आपके पास कहानी हो गई हार्मफुल इफेक्ट्स की। बचे कैसे, एक तो पहला चीज है, इन फ्यूल्स को यूज मत करो। तो किसको यूज करें, हम चले नहीं, गाड़ी नहीं चलाए, आप उन फ्यूल्स को यूज करो जिसमें इस तरह के पॉल्यूटेंट्स नहीं निकलते। एग्जाम्पल, सोलर फ्यूल को यूज करो, सोलर लाइट को यूज करो, आप विंड एनर्जी को यूज करो, न्यूक्लियर को यूज करो। हालांकि न्यूक्लियर पहले रिकमेंड किया जाता था, लेकिन अब रिकमेंड नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस वजह से यूज करो, इन फ्यूल्स को यूज करो आप। इनको हाइड्रो, आपके पास जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करो, ठीक है। उसके अलावा आप चाहो तो, मतलब रिसर्च अभी चल रहा है, ठीक है, टाइड इलेक्ट्रिसिटी, टाइड से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है उनका यूज करो। बेसिकली अब इसके बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। किसी क्लास में अपन, जब अपन पढ़ेंगे फ्यूल्स वगैरह के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक्सटिंग्विश, इनएक्सटिंग्विशेबल रिसोर्सेज, इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो अपन बात करेंगे इसके बारे में विस्तृत, ठीक है, कि अपन क्या कर सकते हैं ताकि ये पॉल्यूशन से बचा जा सके, ठीक है। इतने तक में किसी को समस्या है तो फटाफट बता दो कि भैया कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो, जल्दी बोलो। कोई ऐसी चीज है जो इतने में समझ में नहीं आई है। चलो ठीक है, तो यहाँ तक था आपके पास कहानी इस चैप्टर का, कंबशन एंड फ्लेम का। इस चैप्टर को अपन यहीं पे द एंड करते हैं।
और जो भी डाउट होगा आप अपने अगले क्लास में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाउ एसिड एंड फॉर्म। देखो शमीर, होता क्या है कि जो गैसेज आपके पास जाती हैं, जो गैसेज जाती हैं वो गैसेज जब मतलब ऐसे बोल लो कि एटमॉस्फेयर में जो अपर लेयर में जाती हैं, आप स्फीयर्स जब पढ़ोगे, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, इस तरह के स्फीयर्स बहुत सारे होते हैं। तो जैसे वो ऊपर में जब जाती है तो वहां पे जाके वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, डाउन हो जाती है, कंडेंस होती है और वो वाटर के साथ कंबाइन हो जाती है। तो जैसे NO2 गैस वाटर के साथ कंबाइन होगी, रिएक्ट करेगा, बेसिकली ऐसे समझ लो कि रिएक्ट कर जाती है। और जैसे NO2 जो है वो रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, तो वो क्या बना लेगी, HNO3। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। और वो नाइट्रिक एसिड वहां बन गया, उसी तरह सल्फ्यूरस एसिड बन गया। अब वो सारे एसिड्स वहां पे बन चुके हैं। जैसे रेन प्रेसिपिटेट होगी, जैसे ऊपर से नीचे आई, वो सारे एसिड धड़ाम से नीचे चले गए। ठीक है, चलेगा। डन है। डन है। चलो ठीक है, ओके। तो अपन इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर इसके आगे की कहानी पे अपन बात करेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय। कुछ पूछना है किसी को? No, sir. चलो ठीक है, बाय बाय।